नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपको अपडेट भी देते हैं। और इसके अलावा इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपको मदद करने हैं। रवि देवरा है, हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुबर्जी ग्रुप से। मनोज जैन है, डायरेक्टर है हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से। कुणाल शाह है, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बैंक के। और प्रथमेश माल्या हैं, एवीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंजल वन से। अब चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल बिटलानी होंगे जो ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उनसे हम शुगर सेक्टर को लेकर एक अहम खबर है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से। कच्चे तेल में आज हल्की तेजी दिख रही है, $88 के ऊपर है। दो खबर है, एक यूएस का जो क्रूड स्टॉक है वो कम हो गया है। 64 लाख बैरल पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक कम हुआ है। जो इंडस्ट्रीज के डेटा थे, एपीआई के जो डेटा थे, वहाँ पर भी स्टॉक में कमजोरी की ही बात हो रही थी, 34 लाख बैरल के आसपास। लेकिन यहाँ पर 64 लाख बैरल कम हुआ है, ईआईए का डेटा है। और यूएस का स्टॉक अब घटकर 45.36 करोड़ बैरल हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल और ईरान में जो तनाव था वो तो कम हुआ है, लेकिन इजरायली हमले गाजा में तेज हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी तेज हमले हुए हैं, उस वजह से थोड़ी चिंता और तनाव के माहौल अभी भी बने हुए हैं। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल की चाल यहाँ से? शायद कुणाल जी अभी नहीं जुड़े हैं। मनोज जी, आपसे यही सवाल होगा, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए यहाँ पर? नमस्कार विश्वमोहन जी, हमारा मानना है कि यहाँ पे इजराइल ईरान का जो तनाव कम हुआ है उसके बाद एक कंसोलिडेशन कीमत में देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे कम है क्योंकि आगे यूएस का समर ड्राइविंग सीजन रहेगा। और कल हमने इन्वेंट्री में वो इफेक्ट आते हुए भी देखा है कि ईआईए का जो इन्वेंट्री रिपोर्ट आया है वहाँ बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन हमने 64 लाख बैरल की गिरावट जो है इन्वेंट्री में आते हुए देखी है। जिस तरह से गाजा में वापस से हमले जो है इजराइल की तरफ से हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 6850 के आसपास के स्तर मिले तो बाय कर सकते हैं कच्चे तेल में। ऊपर में 7000 के लक्ष्य के लिए लगाना है वो 6780 के आसपास करें। डिप पर खरीदारी करने की सलाह आपकी है। आप रवि जी क्या मानते हैं? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। जब से फंडामेंटल आपने और मनोज ने अच्छी तरह डिस्कस कर लिए, मैं सीधा कॉल पे आता हूँ। वहां पे 7000 का कॉल जो है उसमें मैंने बाइंग के रिकमेंडेशन दिया है। 7000 का जो करोड़ का मई एक्सपायरी का कॉल है वहां पे बाय करे। 130 के करीब बाय की रिकमेंडेशन है। 212 का टारगेट रहेगा। 62 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, आपकी रणनीति प्रथमेश जी क्रूड में? मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट रहेगी और 6955 के पास मई वायदा बेचने की सलाह रहेगी। 7040 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 6770 के लिए रहेगा। ओके, चलिए, तो क्रूड पर ये राय हो गई। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को अगर आप देखें तो आज यहाँ पर भी दबाव है। एमसीएक्स का सबसे कमजोर काउंटर है, 1.5% नीचे। मई का वायदा 28 मई की एक्सपायरी है, 165 रुपए के आसपास। रवि जी बताइए, नेचुरल गैस किस तरह का ट्रेड आप यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं? नेचुरल गैस में आज इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर्टिकुलर लास्ट इन्वेंट्री में थोड़ा ड्रॉ डाउन के एक्सपेक्टेशंस दिख रहा था। शायद लग रहा है कि इन्वेंट्री के बाद आपको थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। एज वेल एज देखे तो करंट एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी के बिटवीन ऑफ सीजन में भी आप देखे तो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आई थिंक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे इस हिसाब से थोड़ा करेक्शन पे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं दिख रही। कंसोलिडेशन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 158 से लेके 172 तक हो सकता है। अगर आज इंट्राडे में डिप मिलते हैं 161 162 के करीब तो मई कॉन्ट्रैक्ट को खरीद करें 157 के स्टॉप लॉस के साथ। और 172 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। आई थिंक इन्वेंट्री के बाद मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस में थोड़ी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू आपका है नेचुरल गैस को लेकर। कुणाल जी, आप बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है? क्रूड में अपसाइड लिमिटेड है। 7000 के आसपास क्रूड बेच सकते हैं 6800 6750 की टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में सर कुणाल जी? नेचुरल गैस में नो व्यू, कोई व्यू नहीं है। ओके, तो क्रूड पर आपका व्यू है, नेचुरल गैस पे नहीं है। क्रूड कुणाल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, लाइट अगर वहां पर अगर आप ऑन कर दे तो बेहतर होगा। लाइट कम दिख रहा है आपके चेहरे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं।
गोल्ड और सिल्वर दोनों में हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि आज लोअर लेवल पे शुरुआत जहां से हुई थी वहां से थोड़ी रिकवरी भी जरूर दिख रही है और वापस धीरे धीरे 71,000 की तरफ बढ़ता गोल्ड जा रहा है। चांदी 80,400 के आसपास, जो 80,000 के करीब शुरुआत कारोबार में दिख रही थी, अब यहाँ पर हल्की नरमी है। मनोज जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में क्या करें आज? यहाँ पे सोने और चांदी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सोने में मेरा मानना है दायरा जो है वो बना रहेगा। अगर रणनीति के लिहाज से बात करूं तो सोने के बजाय चांदी ठीक लगता है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं, तो चांदी में डिप्स में बाय कर सकते हैं 79,600 के आसपास। 79,100 का स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा वो 80,700 से 81,000 तक के रहेंगे। ओके, 80,700 तक इंट्राडे के लिए चांदी खरीदने की सलाह मनोज जी की पिक आ रही है। गोल्ड और सिल्वर में चांदी इनको पसंद है। कुणाल जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? मेरी राय सेल ऑन राइज की रहेगी। गोल्ड यहाँ से मौजूदा स्तरों से 200-300 रुपये ऊपर बेचने के लिए, चांदी भी 200-300 रुपये ऊपर बेच के काम करना चाहिए, क्योंकि फर्दर ऊपर जाने के लिए जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कोई ट्रिगर नहीं है। नंबर वन, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, गोल्ड के प्राइजेस इतने बढ़ने के बाद फिजिकल मार्केट में ऑफटेक कम हो गया है। सो सब कुल मिला के ऐसा पॉइंट कर रहा है कि अभी एक बार 2360-65 के ऊपर गोल्ड नहीं जाना चाहिए। और हर उछाले पे ट्रेडिंग के लिहाज से बेच के काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ध्यान अभी भी कोई मंदी का नहीं है। ये एक छोटा मोटा $400 बढ़ने के बाद $150-200 का करेक्शन आया है, दैट इज मोस्ट वेलकम। सो अभी फिलहाल रेंज बाउंड टू सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए गोल्ड सिल्वर दोनों में। ओके, तो राय आप और मैं करना चाहूँगा यहाँ पर। कुणाल जी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ रहेगी, सेल ऑन राइज के साथ काम करें, लेकिन लंबी अवधि के लिए अभी भी वो बुलिश है, उनको लगता है तेज़ी है। कुणाल जी, एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। क्या लग रहा है जो वॉर का प्रीमियम था ये पूरी तरह से खत्म हो गया कि अभी भी भाव में है? और कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तो किस भाव पे खरीदना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को? कहाँ कितनी गिरावट आने पे खरीदें? नहीं, वॉर का प्रीमियम फुल्ली इरोड नहीं हुआ है। अभी भी कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज आती है ईरान इजराइल से, तब गोल्ड रिएक्ट करता ही है। सो आई वुड नॉट से कंप्लीटली चला गया है। अभी फिलहाल $2,400-2400 पे सब तेजी के फंडामेंटल, इंटरेस्ट रेट कट, वॉर, सब चीज डिस्काउंटेड है इसमें। सो इसके ऊपर जाना फिलहाल डिफिकल्ट नजर आ रहा है टाइमिंग के लिए। एक करेक्शन, वी आर एंटरिंग इन अ करेक्शन फेज, टाइम करेक्शन इसमें थोड़ा आएगा। और उसके बाद अराउंड $2,250 के आसपास आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। मुझे एक बार 2,290 और $2,250 गोल्ड आते हुए नजर आ रहा है। ओके, और उसको सर MCX में कन्वर्ट करके बता दीजिए, लोगों को आसानी होगी। सो यस, प्रोवाइडेड करेंसी रिमेन स्टेटिक, करेंसी में कोई मेजर मूवमेंट नहीं आती है यहाँ से, तो $2,290 गोल्ड आता है, तो यहाँ से आपको तकरीबन 1,500 से 1,600 रुपया गोल्ड नीचे आएगा। और 2,250 पे ऑलमोस्ट 2-2,500 रुपये गोल्ड, 2,500 रुपये तक नीचे आएगा। सो मैक्सिमम इतनी डाउनसाइड लग रही है 68, या इससे कम गोल्ड जाएगा ऐसा नहीं ध्यान बन रहा है मेरा। और सिल्वर की बात करेंगे तो अराउंड 77-78 मैक्सिमम डाउनसाइड लग रही है, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। तो साफ समझ लीजिए कि 68,000, 69,000 के बीच में जब भी गोल्ड मिले तो लंबी अवधि के लिए आप एंट्री वहां पर कर सकते हैं। और नीचे चांदी 77,000 से 78,000 से नीचे जाती नहीं दिख रही है। रवि जी, आपकी राय क्या है? ट्रेडिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है गोल्ड सिल्वर पर? पर्टिकुलर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का टैग लेके चल रहा है। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। गोल्ड थोड़ा टैपेड है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया। जियोपॉलिटिकल इवेंट का जो प्रीमियम था वो धीरे धीरे प्रीमियम इसमें से निकल रहा है। साथ में आज एंड कल के डेटा, आज जीडीपी ग्रोथ, कल कोर पीसी प्राइस, तो ये दोनों डेटा काफी अहम है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब फेड की पॉलिसी होगी इसके पहले के सबसे अहम डेटा है। तो आई थिंक इसके ऊपर सिल्वर का रिएक्शन होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ा चांस लेना चाहिए। गोल्ड थोड़ा मुझे रेंज बाउंड दिख रहा है। आई थिंक सिल्वर एक बेटर कमोडिटी हो सकती है। 80,000 के करीब सिल्वर बाय करें, 81,100 के टारगेट के लिए, और 79,520 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी सिल्वर में बाइंग की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ओके, तो सिल्वर बाई करने की सलाह 81,100 के लिए।
आज इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए प्रथमेश जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में? गोल्ड में 71,250 के पास में जून वायदा बेचना चाहिए, 71,500 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में 70,700 के टारगेट रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर का मई वायदा बेचने की सलाह रहेगी 80,660 पर, 81,440 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 79,300। ओके, तो ये कॉल आपकी तरफ से गोल्ड और सिल्वर जो इंट्राडे के लिए है, ये आपकी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए कॉल। ये लेवल्स, टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हम करेंगे बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में लगातार 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार तेजी है। महीने भर की बात करें तो 10 से 15% तक की तेजी अक्रॉस द मेटल्स, सभी मेटल्स में आ चुकी है। जिंक 250 के करीब अब पहुंच चुका है, कॉपर भी 850 के आसपास ही है, लेड दायरे में है लेकिन अभी भी 190 के ऊपर है, एल्युमिनियम है 236 पे। कुणाल जी, क्या पसंद आ रहा है इस तेजी के बाद? अभी भी दम दिख रहा है और कौन टॉप ट्रेड आपके लिए पोजिशनल नजरिए से और इंट्राडे के लिए मेटल्स में क्या टॉपिक है आपकी? मेरी राय में मेटल्स में अगर देखेंगे आप तो फिजिकल मार्केट में चाइना में सब कमोडिटी के, सब मेटल के प्रीमियम नीचे आ गए आफ्टर ये तेजी का ट्रेंड देखने के बाद। सो फिजिकल डिमांड ऑफटेक, फिजिकल ऑफटेक वीक है। ये जो भी तेजी आई है वो रेट कट एक्सपेक्टेशन और चाइना रिवाइवल, ये 2 चक्कर में तेजी आई है। सो मुझे लग रहा है टाइमिंग के लिए मेटल्स में भी अपसाइड आना डिफिकल्ट लग रहा है। बड़ा तेजी यहाँ से नियर टर्म में आना डिफिकल्ट है। जिंक 255 के ऊपर नहीं लग रहा है, कॉपर 860 के ऊपर नहीं लग रहा है। सेम एल्यूमिनियम भी मौजूदा स्तर से मैक्सिमम 2-5 रुपये लग रहा है। सो तेजी आने के लिए नया ट्रिगर नहीं है मार्केट में। सो मार्केट थोड़ा ग्रेजुअल डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में ड्यू है। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर ड्यू आपको लग रहा है। रवि जी, अगर प्रॉफिट टेकिंग ड्यू है तो कब तक और क्या लग रहा है, कौन से मेटल्स गिर सकते हैं? आप पोजिशनली भी बता दीजिए और इंट्राडे के लिए भी बताइए कहाँ खरीदना चाहिए और क्या बेचना चाहिए मेटल्स में। मेरे हिसाब से कॉपर एक थोड़ा ब्राइट स्पॉट पे है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा जो प्रोडक्शन कट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड फैक्टर नहीं है, यहाँ पे जो भी प्राइसेस में तेजी है वो ज्यादातर प्रोडक्शन कट एंड सप्लाई के क्रंच की वजह से है। तो लग रहा है कि अगर चाइना के डेटा नेक्स्ट वीक आना है, उसके ऊपर मार्केट का टोटल फोकस है, साथ में पॉलिसी फेड की भी है, तो आई थिंक इसके पहले थोड़ा एक कंसोलिडेशन हो सकता है। बट कॉपर अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है 840 के करीब बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाए 830 के करीब एंड टारगेट मेरा 860 का रहेगा। मुझे कॉपर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस में दिख रहा है। हालांकि जिंक अभी भी चाइना का रियल एस्टेट मार्केट है वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और चाइना का रियल एस्टेट के साथ जिंक का काफी अच्छा कोरिलेशन है। तो अगर बेचना है तो सेलन राइज जिंक में करे, 249 के करीब वो बेचे, 251.20 के स्टॉप लॉस के साथ 243 243 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। ओके, यानी आपको खरीदारी में कंफर्ट नहीं नजर आ रहा है, तो जिंक यहाँ पर तेजी पर बेचने की सलाह है रवि जी की तरफ से। मनोज जी, आपकी पिक क्या है, टॉप ट्रेड क्या है बेस मेटल्स में? मनोज जी, आपसे सवाल था। बेस मेटल्स में यहाँ पे कंसोलिडेशन बना रह सकता है, लेकिन ओवरऑल बेस मेटल पे एल्यूमिनियम ज्यादा पसंद है। जिस तरह से जो रशियन प्रोड्यूस मेटल के ऊपर वेस्टर्न के जो सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद से यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम अभी भी यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में जो है वो मजबूती दिखाता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा डिप में बाय करने की सलाह रहेगी 233 के स्तर पर। 230 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पे 238 तक के लक्ष्य रहेंगे। ओके, तो एल्युमिनियम आपको लग रहा है कि थोड़ी तेजी यहाँ से बढ़ेगी, 238 के टारगेट के लिए खरीदे, लेकिन करंट लेवल पे ना 2-3 रुपए नीचे आने दे, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। प्रथमेश जी, आप बताइए मेटल्स में क्या पसंद है आपको? मुझे भी यहाँ पे उछाले पे सारे इस काउंटर में बेचने की सलाह ज्यादा पसंद आ रही है। स्पेसिफिकली कॉपर की बात करें 860 के ऊपर नहीं दिखने की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट टिक में मैं कॉपर यहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा। 854 पर एंट्री पॉइंट रहेगा, 857 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे 847 और 843 के लिए रहेगा। शुगर सेक्टर की खबर यह है कि चीनी मिलों को राहत दी गई है। उनके पास ट्रांजिट में पड़े बी हेवी मोलासेस से एथनॉल बनाने की मंजूरी मिल गई है। 6.7 लाख टन बी हेवी मोलासेस से ये एथनॉल बनाने की मंजूरी दी गई। ये वो स्टॉक है
जो सरकार ने जब पाबंदी लगा दी थी, बाद में हालांकि वो पाबंदी हटाई गई थी कि उससे अब एथनॉल नहीं बनाया जाएगा बी हेवी मोलेसेस से, तो उस समय जो मिलों ने स्टोर कर लिया था माल, वो स्टोर किए हुए माल को इंडस्ट्री की डिमांड थी कि कैपिंग तो आपने 17 लाख टन कर दिया, लेकिन इसके ऊपर जो स्टॉक बचे हुए हैं मिलों के पास उनका वो क्या करें, इसलिए इजाज़त दी गई है। प्रथमे प्रफुल्ल जी, क्या लग रहा है आपको, इससे कितनी राहत मिलेगी मिलों को? ऐसा है कि ये बहुत बड़ी राहत है। इसमें से शुगर बननी ही नहीं थी। जो बी मोलासिस है उससे शुगर नहीं बन सकती है। अब ये बी मोलासिस को किया क्या जाए? एक तरफ से तो एक्सपोर्ट बैंड है, जिसमें ड्यूटी ज्यादा है, या एक्सपोर्ट बैंड है, और दूसरी तरफ से इथेनॉल भी नहीं बनाओ, तो ये भारत की संपत्ति थी, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाए और कैसे किया जाए? तो हमारी एसोसिएशन आहिस्ता, नेशनल फेडरेशन और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, हम लोग ने बताया कि ये इनसे तो कभी फायर भी हो सकती है, इसको तो हम ज्यादा मोला से स्टोर करके भी नहीं रख सकते, तो इसका कोई रास्ता निकाले जिससे ये हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी का रियल यूज हो सके। गवर्नमेंट को जो डर था कि शायद प्रोडक्शन कम होने वाला है, तो वो अब बचा नहीं है। 320 लाख टन की चीनी तो आराम से बन रही है, तो और हमारी खपत जो है वो 290 लाख टन की रहेगी, तो भी 30 लाख टन इसमें से बचेगा। तो गवर्नमेंट ने सब एंगल्स देखते हुए इसको परमिशन दे दी कि ये आप जो 7 लाख टन जो पड़ी हुई है उसको आप अभी इथेनॉल बनाइए, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कह के वो जो इथेनॉल बनेगा उसको परचेस करने के लिए भी बताया गया है। तो काफी बड़ी राहत है। जो वीकेंड से एक तरफ से जो डेड स्टॉक पड़ा हुआ था, डेड स्टॉक वो भी 7 लाख टन, यानी बहुत बड़ी अमाउंट जो फंसी हुई थी, वो अभी वापस लिक्विडिटी में आ जाएगी। तो इंडस्ट्री के लिए काफी राहत की चीज हो गई है, और इसके लिए हम धन्यवाद चाहेंगे गवर्नमेंट का। इंडस्ट्री के लिए राहत कवर है कि ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका शुगर भी नहीं बन सकता है, और उन्होंने पहले से स्टोर कर रखा था। दिसंबर में अचानक से बैन लगाया गया, तो बाद में हालांकि बैन हटा के कैपिंग कर गई 17 लाख टन की, उसके बाद भी ये माल उनके पास बच रहे थे, तो इसका इस्तेमाल, प्रोडक्टिव इस्तेमाल इथेनॉल के लिए हो पाएगा। सर, अब दाम की बात कर लेते हैं। दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खबर आ रही है कि 39 रुपये प्रति किलो एक चीनी मिल प्राइस हो गए हैं यूपी में, और महाराष्ट्र में भी दाम 30 रुपये के आसपास चले गए। क्या सर दाम गर्मियों की डिमांड की वजह से बढ़ रही है, और आगे क्या लग रहा है, दाम और बढ़ेंगे क्या यहाँ से? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में एवरेज प्राइस चल रहा है 35 रुपीज 75 पैसा, और जैसे कि आपने बताया वो एकदम सही है। यूपी में 39 रुपीज एक्स मिल प्लस जीएसटी प्लस जो भी एक्सपेंसेस हो वो। ऐसा ये काफी मार्केट गिरा हुआ था, और बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चीनी बिक रही। और दूसरी बात ये थी कि यूपी के जो एक्स मिल के प्राइस रहते हैं और महाराष्ट्र के, उसमें 2.5 से 3 रुपये का गैप रहता है। अभी आप समझो 39 वहां पे है, तो यहाँ पे 36 रुपीज होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसे ज्योग्राफिकली मिडल में इंडिया के है कि नीचे सभी स्टेट जो है वो शुगर का उत्पादन करती है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, तो वो सेल्फ सफिशिएंट अपना स्टॉक बना लेती है। तो हमें अगर मार्केटिंग करनी है महाराष्ट्र की शुगर को, तो वी हैव टू गो टू नॉर्थ ईस्ट और मध्य प्रदेश। इतना ही हमारे पास एक विंडो ओपन रहती है। तो ये विंडो के लिए जो फ्रेट का डिफरेंस रहता है वो 3 रुपीज पर केजी का हो जाता है। यूपी के यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कम लगती है, महाराष्ट्र से ज्यादा लगती है। तो ये गिर के ये बार 4.5 रुपए तक की डिफरेंस हो गई थी। और बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महाराष्ट्र की इंडस्ट्री और कर्नाटक की इंडस्ट्री बेच रही थी। जो अभी 1 रुपया बढ़ा है, वो 1 रुपया सिर्फ जो काफी नुकसान से बिक रहा था उसकी रिकवरी है। पर जैसे कि आपने कहा कि आगे क्या लगता है, तो आगे ये प्राइस जो है वो मेंटेन हो जाएगी। यहाँ पे कोई एक रूमर्स भी आ रही थी कि शायद गवर्नमेंट 2 या 3 लाख टन का एडिशनल कोटा अप्रैल के लिए दे देगी, पर हम धन्यवाद चाहते हैं गवर्नमेंट का कि ये नहीं किया। और अभी उनके पास वेपन जो है, अगर उनको लगता है कि ये प्राइस रिजनेबल नहीं है, जबकि वो काफी रिजनेबल है, तो वो मई का कोटा अभी उनके पास ड्यू है देने के लिए, या कल वो दे सकते हैं या मंडे को दे सकते हैं। तो उस समय शायद, और ये 2-3 चीजें हैं और भी, कि जैसे ये गर्मी तो इतनी, हमने टेम्परेचर तो सोचा नहीं था कि इतना अप्रैल में रहेगा, या जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं मई महीने के काफी हीट वेव्स के, वहां पे कंजप्शन बढ़ती है। इलेक्शन की वजह से जो शाम को या रात को जो मीटिंग्स होती है पॉलिटिकल लोगों की,
और उसमें जो हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, जो भी चाय, कॉफी, सब में शुगर शामिल रहती है। तो कंजप्शन भी काफी बढ़ता है जब जनरल इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन रहते हैं। बात है। तो ये सब रीजन है कि मई महीने में भी खपत अच्छी रहेगी। प्राइस मुझे यहाँ से एक 50 पैसा ऊपर जा सकता है, ऐसा लग रहा है। सर अब एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है, हालांकि सुनना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है अगले 2024-25 के सीजन के लिए सोइंग की क्या स्थिति दिख रही है, किस तरह की रिपोर्ट है? अभी इतनी खास डिटेल में रिपोर्ट आई नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा हमें और एक 15-20 दिन रुकना पड़ेगा। सर आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फटाफट से मसालों पर चेक ले लेते हैं, छोटे छोटे जवाब। रवि जी आपसे भी चाहेंगे, मसालों में आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है, 30 सेकंड में बता दीजिए। मसालों में से दो प्रेफर पिक रहेंगे। कोरिएंडर में धीरे धीरे सप्लाई का जो प्रेशर था वो इस हो रहा है। आई थिंक ये कमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 7600 के करीब जितना मिले बाई करें 7520 के स्टॉप लॉस के साथ, और 7750 तक के टारगेट वहां आते हुए दिख सकते हैं। टर्मरिक में थोड़ी वोलेटिलिटी है, आरआर के 19,000 के करीब अगर जितना मिलता है वहां पे बाई करना है 18,700 के स्टॉप लॉस के साथ, और 20,000 तक के लेवल अप्रोच हो सकता है। आप कुणाल जी आपको क्या पसंद है मसालों में, जहां पर आपको लग रहा है तेजी यहां से ज्यादा दिख सकती है? कुणाल जी आपसे सवाल था। मुझे टर्मरिक ही लग रहा है। मेरा एग्री में टर्मरिक का ही कॉल है। टर्मरिक धीरे धीरे 230-240 रुपए का प्राइस, मतलब 23,000 का प्राइस आना चाहिए। तो कुणाल जी 22,500 फर्स्ट और 23,000। सो उसके लिए सर टाइम फ्रेम क्या है, वक्त क्या है, कितना लगेगा? 23,000 नेक्स्ट 3 to 5 months। ओके, 3 महीने में, 3-4 महीने में ही हो जाएगा। ओके, 3 से 4 महीने में। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, टाइम फ्रेम का ध्यान रखिएगा, तो उतना वक्त आपको देना पड़ेगा, उसी हिसाब के आगे के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही आप फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप बता दीजिए छोटा जवाब मनोज जी, ग्वार पर अच्छी तेजी के बाद आज सुस्ती दिख रही है, आगे की चाल कैसी रहेगी ग्वार की? ग्वार सीड और ग्वारगम टेक्निकली अभी भी यहाँ पे चार्ट पे बेहतर लग रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़त ही जो है वो आती हुई नजर आएगी। ग्वार सीड फिर एक बार 5,800, और अगर ग्वारगम की बात करें तो 11,600-700 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वारगम में बाइंग की सलाह रहेगी 11,180 के स्तर पर। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 11,040 का लगाना है, और लक्ष्य यहाँ पे 11,450 का रहेगा। 11,450 के टारगेट के लिए ग्वारगम पसंद है मनोज जी को। शुक्रिया मनोज जी, कुणाल जी, रवि जी और प्रथमेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं खत्म करते हैं।